आगे बढ़ते हैं, चलो। सर जेमस्टोन, यस, जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास। यस, जेमस्टोन, जो आर्टिफिशियल जेमस्टोन्स होते हैं और मिल्की ग्लास होते हैं, वो एग्जांपल्स हैं सॉलिड सॉल्ट के। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन। अच्छा, मुझे एक बात इसके बारे में बताना, सॉलिड सॉल्ट जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगी कि होमोजीनियस मिक्सचर? So homogeneous. नहीं, कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस। आपको ये मालूम होना चाहिए, जितने भी कोलाइड्स होते हैं सारे हेट्रोजीनियस। ओके, यही तो फर्क होता है कोलाइड्स और सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन जो होती है होमोजीनियस मिक्सचर होती है, कोलाइड फॉर्म हेट्रोजीनियस। ओके, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन इन कोलाइड। कोलाइड में लार्जर प्रोपोर्शन में होती है So dispersion medium. The dispersion medium. यस, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम जस्ट जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जैसा होता है। ओके, और डिस्पर्स फेज होती है जो कम मात्रा में। A solution containing two components is gas solution. A solution बाइनरी containing, सॉल्यूशन। yes, very good. एक सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हैं उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। A homogeneous mixture of gas and solid। एक एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ, एनीबॉडी? देखो ये तो बच्चे याद रहना चाहिए आपको। सर A फोम। homogeneous mixture, heterogeneous का एग्जांपल मत, homogeneous। A homogeneous mixture of gas in solid। Anybody जल्दी से? सर फ्यूमाइज। So smoke. A homogeneous mixture of gas, गैस है सॉलिड में, गैस इन सॉलिड मतलब गैस मिली हुई है सॉलिड में। सर फोम नहीं होगा बेटा, फोम तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगी ना, कोलाइड बनेगी। अच्छा, ओ सर ठीक। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन में एग्जांपल पूछा जा रहा है। हंसना मत, देखो बहुत बच्चे इस कॉन्सेप्ट में फंसते हैं। कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर मतलब बात कर रहा है एक ऐसा सॉल्यूशन जो बना है, गैस है सॉल्यूट और सॉलिड है सॉल्वेंट। याद करो मैंने बताया था हाइड्रोजन डिसॉल्व्ड ऑन पैलेडियम, इन पैलेडियम और प्लैटिनम मेटल। पैलेडियम या प्लैटिनम मेटल होती है, उसमें क्या होती है, हाइड्रोजन क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसमें स्टोर्ड हो जाती है। और हम लोग इसको यूज भी कर रहे हैं फॉर किस तरह हाइड्रोजन को सेफ स्टोरेज किया जाए। तो ये हाइड्रोजन की सेफ स्टोरेज होती है। पैलेडियम या प्लैटिनम मेटल पे हाइड्रोजन एब्सॉर्ब होती है, ठीक है ना। इट वुड बी बेटर आई राइट एब्सॉर्ब, डिसॉल्व तो करता नहीं है, हाइड्रोजन एब्सॉर्ब, ठीक है। कोलाइड्स आर डैश मिक्सचर। बहुत बार मैं आज भी बोल सकता हूँ कोलाइड Heterogeneous. 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 हाँ, ओके। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला ग्राम ऑफ Mass सॉल्यूट बाय of- ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यस, इट्स मास ऑफ सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये ध्यान है, मास ऑफ सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन मत करना, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। दिस इज सॉल्युबिलिटी। कितना सॉल्यूट मैक्सिमम आप डिसॉल्व कर सकते हो इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ओके, टिंडल इफेक्ट। कोई भी? So the scattering zigzag motion of light by ideal particles. making its path visible। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि लाइट आई और कोई कोलाइडल सॉल्यूशन से पार हुआ तो उसकी पाथ विजिबल होता है ना। टिंडल इफेक्ट मींस द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन मेकिंग इट्स पाथ विजिबल। डिफाइन कंसंट्रेशन एंड डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन। इट्स कंसंट्रेशन होती है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
dissolved in a given amount of solution. Concentration is amount of solute, कितना solute एक given amount of solution में present है, उसको हम लोग concentration बोलते हैं. और different method हम लोग पढ़े हैं, अलग अलग method है. W by W is क्या? Mass of solute in grams dissolved in 100 gram of the solution. Mass of the solute in gram dissolved in 100 gram of the solution. इसको हम लोग बोलते हैं mass percentage. और एक हम लोगों ने देखा V by V, volume of solute in milliliter dissolved in 100 ml of the solute. Volume of solute in milliliter dissolved in 100 ml of the solution. और एक देखा था हम लोगों ने mass by volume, it's mass of the solute in gram dissolved in 100 ml of the solution. और एक हम लोग देखे थे ppm और ppb, parts per million and parts per billion. It's gram of solute by gram of solution into 10 to the power 6, और ये है gram of solute by gram of solution into 10 to the power 9. ओके, अब ग्राम की जगह मिलीलीटर भी यूज करें. A compound is gas in nature. Homogeneous. Very good. Compound homogeneous होता है. Physical change is gas in nature. Physical change कैसे change होते हैं? Sir, temporary. Reversible. हाँ, टेम्पररी Sir, temporary. है. टेम्पररी बोल सकते हो या रिवर्सिबल है ना. jelly, cheese, butter are examples of. Anybody? jelly, cheese और butter एग्जाम्पल क्या का है? Sir, gel. Sir, gel. They are example of gel. jelly, cheese और butter है एग्जाम्पल किसके? जेल के एग्जाम्पल है. जेल बोले तो एक टाइप का कोलाइड. ओके. burning of candle is gas as well as gassing. Physical as well as chemical change. Yes, जब एक मोमबत्ती जलता है, जब एक मोमबत्ती जलती है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स निकलते हैं. हैं, मोम का जलने से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर निकलते हैं. और जो मोम जल गया और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर बन गया, उसको वापस तो मोम नहीं बना सकते. पर साथ में क्या होता है, कुछ मोम गल के नीचे भी, ओके, लिक्विड फिर वापस जब ठंडा होता है तो फिर ये लिक्विड वाला पोर्शन मोम वापस बन जाता है. तो ये वाली पोर्शन हो जाती है फिजिकल चेंज और ये वाली हो जाती है केमिकल. तो दोनों चेंज, ठीक है ना. बर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज. ठीक है ना, बहुत आसान है. An aqueous solution is prepared in water. Water. अब aqueous solution को वाटर में प्रिपेयर करते हैं. An example of non-aqueous solution is Iodine in alcohol. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला. इसको हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं. आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है ना. आयोडीन को जब अल्कोहल में डिसॉल्व किया जाता है उसको हम लोग टिंचर ऑफ, सॉरी, आयोडीन को जब अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है. और ये एक नॉन एक्वस. आई सपोज आपको ये क्लियर होनी चाहिए. यू कैन राइट द क्वेश्चन. एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ.
लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो बेटा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑब्वियसली हम लोग बिगनिंग से ही देखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, 5 मिनट की आगे डिस्कशन हुई थी, बट मैं आगे से स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर। तो वो देखने से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी आज करते हैं, और वो एक्टिविटी में आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। कुछ छोटी सी एक्टिविटी है, ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है इस एक्टिविटी का एम क्या है। ओके, मैं एम नहीं बता रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्टिविटी, आपको बता। मैं मटेरियल्स ले रहा हूं, आयरन पाउडर, मैं ले रहा हूं सल्फर, मैं ले रहा हूं चाइना डिश, 2 चाइना डिश ले रहा हूं, बंसन बर्नर और एक ट्राइपॉड स्टैंड। ओके, आयरन पाउडर क्या होता है ये तो सबको मालूम है, लोहे का बारूदा पतला छोटा छोटा टुकड़ा लोहा। सल्फर यू नो, चाइना डिश एक डिश होती है जिसमें आप कोई भी चीज को हीट कर सकते हो। बंसन बर्नर हमें आग मिलती है, उससे कोई भी चीज को हीट करने के लिए। ट्राइपॉड स्टैंड एक स्टैंड के जैसा होता है। ट्राइपॉड स्टैंड एक स्टैंड होती है लैब में जिसपे हम लोग कोई भी चीज रख के गर्म करते हैं, वो कुछ ऐसा होता है। ओके, उसके 3 पैर रहते हैं। ओके, एक ऐसा स्टैंड रहता है जिसको हम ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई भी चीज रख के आप गर्म कर सकते हो। नीचे में मतलब बर्नर लगा दोगे, बर्नर बर्नर। ओके, और कोई भी चीज को हीट किया जाता है। ओके, इसे बोलते हैं ट्राइपॉड। प्रोसीडियर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मिक्स आयरन पाउडर with sulfur and heat in and heat on flame. Okay, mix iron powder with sulfur and heat on flame. The second one is mix, ये एक में करना है, in 1 चाइना डिश। ठीक है ना। दूसरा, मिक्स आयरन इन विथ सल्फर। सिर्फ आपको आयरन और सल्फर को मिक्स करके रखना है इन अनदर चाइना।
देखो, पहला में आपको क्या करना है, आयरन को सल्फर के साथ मिक्स कर लेना है और हीट करना है। दूसरा में आयरन और सल्फर को मिक्स कर देना, जस्ट और फिर ऐसे ही रखना है दूसरा डिश में। तीसरा में ट्राई टू ब्रिंग मैग्नेट एंड सेपरेट आयरन, मतलब तीसरा कंडीशन मतलब बोल रहा हूँ इसी में, ये जो हीट कर लिए और हमें जो चीज मिली उसके सामने मैग्नेट लाना है और आयरन को अलग करने की कोशिश करना है। इसमें जो सेकेंड वाला है, ये वाला फर्स्ट वाले के लिए, और सेकेंड वाले को कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करना है और सल्फर को अलग करने की कोशिश करना है। कार्बन डाइसल्फाइड यदि डालोगे ना तो सल्फर उसमें मिल जाता है, या आप चाहो तो मैग्नेट भी लाओ और आयरन को अलग कर सकते हो। सिंपल सी बात यही हो रही है कि आयरन और सल्फर को मैंने मिलाया और हीट किया, दूसरा आयरन और सल्फर मिला के जस्ट ऐसे ही रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हीट किया हुआ है उसमें लोहा हटाने की कोशिश कर रहा हूँ मैग्नेट लगा के, और दूसरा वाला में क्या कर रहा हूँ, जो जस्ट ऐसे ही मिलाया है उसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिला के सल्फर को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, या लोहा लगा के आयरन को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे। ओके, ऑब्जर्वेशन यदि हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, a black mass of FeS is formed on heating, where iron cannot be separated by magnet। देखो, पहला वाला में एक बार आयरन सल्फर के साथ कंबाइन कर दिया तो FeS बन जाता है, फेरस सल्फाइड बन जाती है। एक्चुअली रिएक्शन होती है आयरन प्लस सल्फर कंबाइन करके आयरन सल्फाइड बन जाता है, तो ये एक कंपाउंड बन गया, एक कंपाउंड ये बन गया। और कंपाउंड से आप उसके चीज को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। मैंने मैग्नेट लगा के आयरन को हटाने का कोशिश किया, इस कंपाउंड से वो सेपरेट नहीं हुआ, बट हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे मिक्स किया था। व्हेन आयरन इज या व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट नियर सेकेंड सैंपल, आयरन इज सेपरेटेड। तो सेकेंड सैंपल में जब मैं मैग्नेट लगा रहा हूं तो लोहा अलग हो जा रही है, मैग्नेट तो अट्रैक्ट हो जा रही है। क्यों? क्योंकि दूसरा केस में हम लोगों ने कोई हीटिंग नहीं की है, आयरन और सल्फर को ऐसे ही मिला दिया है, तो वो एक मिक्सचर है। ये वाली क्या है, एक मिक्सचर है, और ये वाला एक कंपाउंड है कि नहीं? आप इससे और एक तरीका से अलग कर सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड मिला दोगे तो सल्फर सारा उसमें मिल जाएगा, और क्या करोगे, फिर छान लोगे तो आयरन आ जाएगी आपकी फिल्टर पेपर पे, और सल्फर के साथ कार्बन डाइसल्फाइड नीचे चल जाएगा, फिर हीट कर दो और कार्बन डाइसल्फाइड उड़ जाएगी और सल्फर आपको मिल जाएगा। तो मिक्सचर के चीजों को अलग किया जा सकता है और कंपाउंड के चीजों को अलग नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली आपको इस एक्टिविटी में यही पता चल रहा है, तो कंक्लूजन में आप यही लिख सकते हो, कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बट द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय। ये कंक्लूजन है। और एम में आप क्या लिख सकते हो, टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये आपका एम हो सकता है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड। देखो बेटा, ये एक्टिविटी करवाने का पीछे बस एक ही रीजन है कि आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, वो ये है कि आप कंपाउंड में एक बार बन जाता है कोई चीज का, तो कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलग करना फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं। ये कंपाउंड बन गए, फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट होगा। हमने हीट कर दिया तो आयरन और सल्फर आपस में
केमिकल बॉन्ड बना लिया, वो बॉन्ड बन गया तो फिर उसको अब मैग्नेट लगा के अलग नहीं कर सकते हो, या कार्बन डाइसल्फाइड डालोगे तो सल्फर उसमें मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, बट हम लोगों ने हीट नहीं किया, जस्ट मिलाया है, तब उसकी जो प्रॉपर्टी है जिंदा है। आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो जिंदा है, मैग्नेट लगाया आयरन अलग हो गया, मैं कार्बन डाइसल्फाइड डाला सल्फर उसमें मिल गई। ओके, तो सिंपल सी बात है कि उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है कंपाउंड में वो रिटेन नहीं रहता है, बट मिक्सचर में प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, इसलिए वैसी प्रॉपर्टी लगा के जो मैग्नेट होती है आयरन के लिए उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि कंपाउंड में चीजों को अलग करना पॉसिबल नहीं है, सिंपल मीनिंग से मिक्सचर में अलग किया जा सकता है। ओके, उसी को हम लोग देखेंगे आज, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ओके, बेटा इसको आप लिखना चाहते तो लिख लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई डाउट किसी को इस पोर्शन में तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते। एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े बेटा, चलिए। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बैक चलते हैं सेपरेशन टेक्निक में, और स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हुए बढ़े। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ओके, और यहाँ पे हम लोग फिजिकल मेथड्स लगाएंगे, ठीक है ना, हम लोग फिजिकल मेथड लगाएंगे। जो हम लोगों ने देखा अभी कि फिजिकल मेथड से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, मिक्सचर जो चीजों से बनी हुई है उन चीजों को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल। ओके, तो टेक्निक ऑफ सेपरेशन depends upon nature of component। देखो, हमारे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है ना, हमारे पास कोई मिक्सचर है, ऐसे ही अभी ले लो, जैसे आयरन और सल्फर का लिया, एक मिक्सचर है, आयरन और सल्फर आपस में लिए, तो आयरन का कुछ नेचर है, आयरन का क्या नेचर, वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है। सल्फर का भी नेचर है कि उसको कार्बन डाइसल्फाइड डालो तो कार्बन डाइसल्फाइड में वो घुल जाता है। ओके, तो मिक्सचर में जो डिफरेंट चीजें रहती हैं उनका प्रॉपर्टी मेंटेन रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आयरन और सल्फर के केस में जो मिक्सचर होती है हम मैग्नेट लगा के अलग कर सकते हैं। तो नेचर यदि हमें कंपोनेंट का पता रहे तो हम चीजों को अलग कर सकते हैं। दूसरा, फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अब मानो मैंने लोहा को मिला दिया, बोलो तो मतलब लोहा को कोशिश किया मिलाने का पानी में, पर मिलता तो है नहीं, उसी में पड़ी रहेगी। तो अब आपको अलग करना है, कैसे अलग करो, छान लो, आपका जो लोहा रहेगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर में रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगी,
या एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि लोहा मिल गया है आपका पेट्रोल में, कैसे सेपरेट कर दो, फिल्टर कर दो, पेट्रोल नीचे आ जाएगी, लोहा बच जाएगा ऊपर। तो फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो फिल्टर पेपर से इजिली पास हो जाएगी, या सॉलिड है तो फिल्टर पेपर से डूब जाएगा, तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो टेक्निक ऑफ सेपरेशन कौन सा लगाएं, हमें उसके लिए नेचर मालूम रहना चाहिए उस चीज का, तो हम लगा सकते हैं। यदि पता चला है कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेट लगा के सेपरेट कर लो, तो नेचर मालूम चल जाएगा हमें उन चीजों का जो प्रेजेंट है मिक्सचर में, तो हम अलग कर सकते हैं। या दूसरी बात, हमें फिजिकल स्टेट वो तो देख के ही पता चल जाता है, फिजिकल स्टेट यदि मालूम है चीजों का जो मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो भी हम कोई टेक्निक लगा के अलग कर सकते हैं। और तीसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। जो कंपोनेंट मिक्सचर में है तो उनका कोई प्रॉपर्टी भी हमको मालूम चल जाए तो हम उस प्रॉपर्टी का फायदा उठा के सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन सिंपल डिजाइन की गई थी एक बार, इसलिए मैं आपसे पूछा गया, मतलब आपके सामने ये पॉइंट रखा हूँ कि हम लोग सेपरेशन टेक्निक जो लगाते हैं उसको लगाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज देखते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर का। तो जो सेपरेशन टेक्निक हम लगाते हैं उसको लगाने से पहले हम उन कंपोनेंट का नेचर जानने का कोशिश करते हैं, उन कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट जानने का कोशिश करते हैं, उन चीजों का प्रॉपर्टी जानने का कोशिश करते हैं। यदि हम लोग को ये तीनों मालूम रहे तो आराम से हम कोई टेक्निक जो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासों में वो टेक्निक लगा के चीजों को अलग कर सकते हैं। तो चॉइस ऑफ टेक्निक, the question is choice of technique, basically this is choice of technique of separation depends upon, आप कौन सा टेक्निक लगाओगे कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, वो डिपेंड करती है ये तीनों जो प्रेजेंट है कंपोनेंट मिक्सचर में। ओके, तो चलिए हम लोग देखेंगे ऐसे कुछ। सबसे पहले हमें देखना है एवोपरेशन। तो एवोपरेशन टेक्निक किसके लिए लगाया जाए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया था, बट ये टेक्निक आप किसके लिए लगाओ, सब जगह एवोपरेशन तो नहीं ना लगा दोगे आप। सिंपल सी बात है कि सब जगह एवोपरेशन नहीं लगा सकते हो। तो एवोपरेशन कहाँ लगाओगे, दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन to separate a volatile component from a non-volatile component। देखो एवोपरेशन टेक्निक हम वहां पे लगाते हैं जहां पे चीजें जो मिली हुई मिक्सचर में, जो चीज मिली हुई है उसमें कोई एक पर्टिकुलर वोलेटाइल है, मतलब कम टेम्परेचर पे वो एवोपरेट हो जाता है, और कोई एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है जो वो टेम्परेचर देने से वो एवोपरेट नहीं होता। ओके, बेसिकली व्हेन अ सॉलिड इज dissolved in a liquid, this technique is employed। देखो जब एक सॉलिड डिसॉल्व किया गया है कोई लिक्विड में, तो ये टेक्निक को हम लगाते हैं, और उस टेक्निक में ये भी ध्यान देना है कि वो जो सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल रहनी चाहिए और जो लिक्विड है वो वोलेटाइल रहनी चाहिए। यदि एग्जांपल देखें हम इंक, और हम लोग चाहते हैं इंक तो सॉल्यूशन होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट डाई फ्रॉम इंक। इंक जो रहती है वो क्या होता है, सिर्फ पानी में हम लोग किसी कलर को मिला देते हैं तो हम लोग डाई बोलते हैं, है ना। कोई पदार्थ होती है जो कलरिंग मैटर होती है उसको हम लोग पानी में मिलाते हैं और इंक रेडी करते हैं। तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, इंक जो बनती है वो जो कलरिंग मैटर होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है,
और वाटर जो रहती है वोलेटाइल होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी हीट इंक ऑन वाटर बाथ और सैंड बाथ। अब वाटर बाथ और सैंड बाथ क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत है। लास्ट क्लास में मैंने बताया भाप से गर्म करो या बालू में रखे गर्म करो। तो हीट करेंगे इंक को हम लोग वाटर बाथ पे या सैंड बाथ पे। तो होता क्या है, वाटर बीइंग volatile evaporate leaving behind ink या डाई बोलो, leaving behind dye which is non volatile, okay, which is non volatile। तो एवोपरेशन टेक्निक देखो ध्यान से, ये टेक्निक जो हमने लगाया तो इसके लगाने से पहले हम लोगों ने क्या पता किया, नेचर पता किया। क्या नेचर पता किया कि वो जो मिक्सचर है उसमें कोई वोलेटाइल चीज है क्या, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल चीज है। तो एवोपरेशन टेक्निक वहीं पे लगाई जाती है जहां कोई वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल चीज आपस में मिला हो। तो अब बेसिकली कोई सॉलिड रहती है जिसको हम लोगों ने कोई लिक्विड में मिला दिया है, एग्जाम्पल इंक। तो इंक में वोलेटाइल क्या है, पानी है, नॉन वोलेटाइल डाई है। तो हीट करते हैं हम लोग वाटर बाथ पे या सैंड बाथ पे, तो पानी उड़ जाती है और बच जाती है डाई। ओके, तो आई सपोज आप लोगों को ये पार्ट समझ आ गई होगी। एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी और एल्स आई विल मूव फॉरवर्ड। और सिमिलर टेक्निक लगा के आप सोडियम क्लोराइड को भी पानी से अलग कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था भी लास्ट क्लास में कि सोडियम क्लोराइड मानो पानी में मिला हुआ है, तो हम लोग नेचर देखते, नेचर क्या देखे कि पानी तो जल्दी उड़ सकती है, वोलेटाइल है, सोडियम क्लोराइड तो उड़ेगा नहीं, तो हीट कर दिए, पानी उड़ गया, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए आपसे, देखो क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी कि एवोपरेशन टेक्निक आप कहाँ पे लगाओगे, तो एवोपरेशन टेक्निक हम वहां पे लगाएंगे जहाँ पे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आपस में मिलके एक मिक्सचर तैयार किया है। आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि आपके पास इंक है या सोडियम क्लोराइड है, उससे आपको कलर पार्ट अलग करना है इंक से या सोडियम क्लोराइड अलग करना है सोडियम क्लोराइड से, तो एवोपरेशन लगाओ और अलग कर लो, सिंपल सी बात। ओके, आई सपोज आइडिया इज क्लियर। लिखना है लिख लो, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? Yes, sir. चलिए, Sir, completed. ओके, चलिए नेक्स्ट टेक्निक हम लोग देखेंगे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कहाँ यूज होती है? देखो आप लोगों ने मतलब इतना सीरियल देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो एक मटकी जो होती है उसमें यशोदा मैया ऐसे से चलाती है, तो क्या होता है, दूध घूमते रहता है
और दूध घूमता है तो मट्ठा जो होता है वो अलग हो जाती है और जो नॉर्मल चीज होती है वो नीचे जाती है ना। तो घी निकालने का तरीका होता है, जो क्रीम होते हैं दूध से, मलाई बोलते हैं तो मलाई को हम लोग ऐसे ऐसे दूध को रोटेट करके हाई स्पीड में, तो मलाई लाइटर पार्टिकल है तो वो ऊपर आ जाती है और सेपरेट, तो उसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज हमको कहाँ करना है वो हमें पहले, दिस technique is used when small part प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, 2 मिनट आप लोग होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? Yes, बेटा sir. मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोग को? Yes, sir. ओके देखो, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज है जिसके लिए मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं फिर से कनेक्ट होऊंगा। ओके, तो आप लोग लाइन पे रहिएगा, थोड़ी यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज आ रही है तो मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, 2 मिनट में मैं कनेक्ट
ओके, सब बच्चे प्रेजेंट हैं? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ओके Yes, बेटा, sir. थोड़ी इश्यूज हुई थी थोड़ी नेटवर्क के साथ, तो फिर से कनेक्टेड है, नो दिक्कत। चलिए, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम लोग देख रहे थे। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या होती है? दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन स्मॉल particles are dissolved in a liquid. देखो, इस टेक्निक का कब इस्तेमाल किया जाता है? जब छोटे छोटे पार्टिकल डिसॉल्व रहते हैं कोई लिक्विड। जैसे आप दूध ही ले लो, दूध का केस, तो दूध जो होती है ना बेटा, दूध में एक्चुअली कुछ छोटे फैट्स इत्यादि जो होती है, मिनरल्स होती है, वो डिसॉल्व रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं इस टेक्निक में, द मिक्सचर इज rotated at high speed. The lighter particles comes to the surface and heavier settles down. The lighter particle can be skimmed off from above. देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला कि टेक्निक का कब इस्तेमाल करना है? जब कुछ छोटे छोटे चीज डिसॉल्व हो, कोई लिक्विड हो, और उस केस में क्या करते हैं जो छोटे छोटे चीज होती है वो लाइटर पार्टिकल्स होंगे। तो द मिक्सचर इज रोटेटेड, जो मिक्सचर रहती है उसको हम लोग हाई स्पीड पे घुमा देते हैं, बहुत हाई स्पीड में हम उसको रोटेट करते हैं। तो हाई स्पीड में रोटेट करने से क्या होगा? जो हल्का चीज होगा वो ऊपर होगा। द लाइटर पार्टिकल्स कम्स टू द सरफेस। लाइटर वाली पार्टिकल जो होती है ऊपर आ जाती है और हेवियर पार्टिकल जो होती है वो नीचे बैठती है। ठीक है, तो लाइटर पार्टिकल कैन बी स्किम्ड ऑफ। स्किम्ड ऑफ का मतलब होता है जो ऊपर में आ जाती है उसको हम ऊपर से छान के निकालते हैं। ठीक है ना? तो दूध में वही चीज होता है। एग्जांपल, दूध में क्या होता है? दूध को हम लोग, अब तो सेंट्रीफ्यूज मशीन आ गई है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या करते हैं? दूध को रख दी जाती है, बहुत हाई स्पीड में उसको घुमाया जाता है, तो उसमें जो क्रीम रहता है वो क्या होता है? ऊपर आ जाती है। तो ऊपर से हम लोग क्रीम को निकाल लेते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट होता है हेवियर मिल्क में, वो नीचे बैठ जाती है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ये है। तो चलो एक एक्टिविटी के थ्रू आप लोगों को समझा भी देता हूं। एक्टिविटी 2, aim to separate cream from milk। हम लोग क्या करेंगे? दूध से क्रीम को निकालेंगे। ओके, इसके लिए हमको मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। टेस्ट ट्यूब, फुल क्रीम मिल्क, क्रीम वाला दूध लोगे, बिना क्रीम वाला दूध लोगे उसमें क्रीम रहेगा ही नहीं, तो निकालोगे क्या? टेस्ट ट्यूब लोगे, फुल क्रीम मिल्क लोगे और एक सेंट्रीफ्यूज मशीन लोगे। सेंट्रीफ्यूज मशीन नॉर्मली लैब में होते हैं, बट सारे स्कूल्स के पास तो नहीं होगा। बट एक मशीन होती है, सिंपल समझ लो, उसमें छोटे छोटे जगह रहते हैं टेस्ट ट्यूब लगाने की। तो उस टेस्ट ट्यूब में मतलब ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस ही रहता है, ऐसा नहीं है कि लैब में आप बोलो कि मैं 50 लीटर दूध को अलग, नहीं, ये लेबोरेटरी में दिखाने के लिए बच्चों के लिए यूज किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन जो सिंपल वाली आती है, बड़ी बड़ी भी आती है, पर लैब में छोटी वाली रहती है जो बच्चों को दिखाया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब, फुल क्रीम मिल्क लेंगे और सेंट्रीफ्यूज मशीन। प्रोसीडियर होता है, take some milk in test tube,
and keep on centrifuge machine. For some minutes. कुछ समय के लिए सेंट्रिफ्यूज मशीन में टेस्ट ट्यूब में दूध लेके रख दो और घुमाओ। फिर आप ऑब्जर्व क्या करोगे, क्रीम being lighter comes to surface। क्रीम है, लाइटर चीज होती है, तो क्रीम लाइटर है तो वो ऊपर में आ जाती है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, छान के निकाल लेते हैं। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि क्रीम कैन बी separated from milk by centrifugation। ओके, समझ आए? बहुत सिंपल सी एक्टिविटी थी, सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कुछ नहीं किए, टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मिल्क लिया और सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको थोड़ा देर के लिए घुमा दिए। घुमाने से ऑब्जर्व क्या होता है, क्रीम जो लाइटर होती है वो सरफेस पे आके बैठ जाती है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रीम को मिल्क से छांट के फिर स्किम्ड ऑफ कर लेते हैं, जो ऊपर में आती है उसको हम छांट के निकाल, तो हमें मिल गई क्रीम। तो आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन जो पूछी जाएगी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो ये वाला लिखना, द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड, द लाइटर पार्टिकल्स कम्स टू द सरफेस एंड हेवियर सेटल डाउन। ये प्रिंसिपल है। ओके, प्रिंसिपल क्या है, हाई स्पीड में यदि कोई चीज को रोटेट किया जाए तो उसकी जो लाइटर पार्टिकल्स है वो सरफेस पे आ जाएगी और हेवियर वाली क्या है, अंडरस्टूड। तो ये आपको दिमाग में रखना। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। Any problem in this one? I suppose no. No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोगों ने एक एवोपरेशन टेक्निक देखा। एवोपरेशन टेक्निक कहाँ लगाना है, जहां पे नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी, सॉरी नॉन वोलेटाइल चीज डिसॉल्व है कोई वोलेटाइल चीज में। फिर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन में कोई लाइटर चीज है जो डिसॉल्व है कोई चीज में, तो लाइटर वाले को सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमा के निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे, दैट इज सेपरेटिंग यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। Using a separating funnel। This technique is used for separation of immiscible liquids। देखो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स हो। अब इमिसिबल लिक्विड्स क्या होता है, लिक्विड्स दैट do not mix with each other, do not mix with
each other. वो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होती है, जैसे क्या है तेल और पानी को मिला दो, क्या आपस में मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात। तो उसे हम लोग इमिसिबल लिक्विड। ओके, ये टेक्निक कहाँ यूज किया जाता है? फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। ओके, इसके प्रिंसिपल क्या है? When mixture of immiscible liquids are allowed to stand without disturbing they separate out, they occupy different levels separated by boundary. देखो, जब आप लोग इमिसिबल लिक्विड जो आपस में नहीं मिलते उसको आप बिना डिस्टर्ब किए छोड़ो। यदि आप बिना डिस्टर्ब किए वो छोड़ दोगे तो क्या होगा? पानी और तेल ही है, तो पानी क्या पूरा नीचे बैठ जाएगा और तेल पूरा ऊपर एक लेयर बना के वही होता है। तो व्हेन मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड आर अलाउड टू स्टैंड, मतलब उसको खराब छोड़ दो ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए, दे ऑक्युपाई डिफरेंट लेवल्स, वो अलग अलग लेवल ऑक्युपाई करती है, सेपरेटेड बाय बाउंड्री, और आपको एकदम डिस्टिंक्ट बाउंड्री दिखेगी उनकी सेपरेशन। बेसिकली देखो, सेपरेटेड फनल जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। ओके, और यहाँ पे टैप लगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग सपोज करो मैंने लिया है एग्जांपल, हनी लिया, वाटर लिया और केरोसिन तेल का मिक्सचर लिया, ठीक है। हनी मधु जो होती है पानी के साथ मिल गई और साथ में केरोसिन तेल भी मिल गया, तो कैसे अलग करोगे भैया? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस मिक्सचर को डालेंगे इसमें सेपरेटिंग फनल, ओके, और सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, इस टैप को हम बंद करके रखेंगे, साइडिंग पूरी बंद करेंगे, डाल दो मिक्सचर को इसमें और थोड़ा देर छोड़ दो। जब थोड़ा देर छोड़ दोगे तो आप देखोगे जो मधु है, जो मधु वो सबसे ज्यादा भारी, मधु भारी होती है, सबसे ज्यादा भारी है तो सबसे नीचे जाके वो बैठ जाएगी, और पानी जो है कंपैरेटिवली हल्का है मधु से, तो वो ऊपर लेयर ऑक्युपाई कर लेगा, और केरोसिन तेल जो है आपकी, वो केरोसिन तेल भी सबसे हल्की है तो सबसे ऊपर लेयर में बैठ जाएगा। ओके, तो केरोसिन ये वाला वाटर और ये वाला आपका हनी अलग अलग लेयर में सेपरेट हो गया है, डिफरेंट लेवल्स में सेपरेट हो गई है बाय बाउंड्रीज। और हमको क्या करना है, इसको हम लोग खोलेंगे, इसको खोले तो हनी आई, तो हनी को निकाल के हम लोग रख लिए, और थोड़ा सा जो बाउंड्री के पास खोलेंगे तो बाउंड्री का थोड़ा सा मिला हुआ रहता है उसको खोल के निकालेंगे, तो फिर खोलेंगे, पानी लेंगे, एकदम यहाँ से जब सामने तक पानी आ गया तो फिर ले लेंगे, अलग कर लेंगे, उसको दूसरे कर लेंगे, फिर जब बाउंड्री के पास है तो खोलेंगे, और जो थोड़ा दोनों आ सकता है उसको फेंक देंगे, फिर खोलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखो डेंसिटी की कहानी है यहाँ, जिसकी डेंसिटी सबसे हाई है वो नीचे बैठ जाएंगे, जिसकी डेंसिटी मीडियम है वो बीच में, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है सबसे ऊपर है। ओके, तो ध्यान देना है कि ये प्रिंसिपल इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए आती है काम, और इसकी प्रिंसिपल यही है
कि जब इसको आप स्टैंड करने के लिए छोड़ दो बिना डिस्टर्ब किए, तो जो अलग अलग लिक्विड्स है वो डिफरेंट लेवल ऑक्युपाई करेगी और सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज। तो आप खोल के आप उसको निकाल सकते हैं। और यदि वेरी सिंपल में इसका प्रिंसिपल लिखना चाहते हो आप, तो इसका प्रिंसिपल ये भी हो सकता है बहुत सिंपल में, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी liquids occupy different height। तो आप ये लिखो कि डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी दे ऑक्युपाई डिफरेंट हाइट, या ये लिखो कि व्हेन दे आर अलाउड टू स्टैंड दे ऑक्युपाई डिफरेंट लेवल्स सेपरेटेड बाय बाउंड्री। दोनों चलेगा, आपको कुछ भी लिख सकते हो। इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है और थोड़ा मतलब डेंसिटी का जिक्र है जिसे आप समझ सकते हो, और सिंपल भी है, छोटा सा है, तो बेटर होगा आप यही लिखें। मॉडल से हम लोगों ने चीजों को अलग कर दिया। तो समझने में किसी को सिंपल सी चीज है कि नहीं आई? चलिए, तो फिलहाल आज के क्लास में हम लोग इतना ही डील करेंगे।